यार ये 60-65 दिन के लॉकडाउन में रोज पढ़ाई कर करके बोर नहीं हो गए आप लोग? वही रोज का मैथ्स, वही रोज का रीजनिंग, वही रोज का इंग्लिश, जीए। एग्जाम का भरोसा नहीं, नोटिफिकेशन आई नहीं, एग्जाम कब होगी पता नहीं, होगी कि नहीं होगी ये भी पता नहीं। अरे बेड़ा गर्क हो यार, इतनी पढ़ाई करते रहेंगे तो हम रिलैक्स कब होंगे? तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो कि आपको कहानी की तरह एकदम मजेदार लगे, आप रिलैक्स हो जाएं। तो दोस्तों, आज से मैं सीरीज 1 के साथ साथ अपनी सीरीज 2 भी शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है व्यक्ति विशेष। सीरीज 1 में मैं आपसे पढ़ाई की बातें करता हूं, उसमें मैं करंट अफेयर्स की बातें करता हूं, लेकिन सीरीज 2 में मैं आपसे इतिहास से जुड़ी हुई कुछ ऐसी रोचक और यूजफुल इंफॉर्मेशन पे बात करूंगा जो सुनकर आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों, इतिहास हमारी जिंदगी का वो अभिन्न हिस्सा जिसका रिफ्लेक्शन हमारी पर्सनालिटी पर हमेशा पड़ता है। आज हम जैसे भी हैं, हमारी पर्सनालिटी हमारे पास्ट के बेसिस पर ही बनती है। दोस्तों, आज ह्यूमन बीइंग ने सब कुछ अचीव किया। आज हम प्लेन में उड़ते हैं, हम बुलेट ट्रेन में सफर करते हैं, मोबाइल के एक क्लिक पर हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो दौर आज हमारे सामने है, क्या ये ऑटोमेटिक आ गया? नो, इसके लिए मानव जाति को बहुत नहीं बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। हमें कई युद्ध लड़ने पड़े, हमें हजारों साल लगे, परिस्थितियां बदली और उसके बाद जाकर आज का ये मॉडर्न युग आया है। इस दौरान, इस पूरे सफर में कई सारे हीरोज, नेशनल हीरोज, इंटरनेशनल हीरोज हमारे सामने आए जिन्होंने हमें इंस्पिरेशन दिया, जो हमारे प्रेरणा के एक स्रोत बने। राइट? जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, भगत सिंह, तात्या टोपे और बहुत सारे सैकड़ों ऐसे लीडर्स रहे। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इन लीडर्स के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी रहे जिनका कंट्रीब्यूशन कहीं से भी देश की या फिर दुनिया की इस रचना में कम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पीढ़ी, ये मॉडर्न जमाना उनको भूल चुका है। आज हम में से किसी के भी वो हीरो नहीं है। हम में से किसी को भी उनकी डेथ एनिवर्सरी, उनकी बर्थ डेट, यहां तक कि कुछ भी याद नहीं है। हमें उनके नाम भी नहीं पता। इनमें से कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनका न तो हम अपने डीपी पे कोई फोटो लगाते हैं, न स्टेटस में उनके बारे में कुछ लिखते हैं, कभी कोई जिक्र नहीं होता। मेरी सीरीज में मैं ऐसे ही कुछ हिडन लीडर्स के बारे में आपसे बात करूंगा और उनसे रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनके कुछ बहुत अच्छे काम आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, मैं ऐसे लीडर्स के बारे में भी बात करूंगा जिनको आप सब जानते हैं, जिनके बारे में आपने सिलेबस में पढ़ा भी है, लेकिन हम सब ने उनको व्हाट्सएप की नजर से देखना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में होने वाले अलग अलग मैसेजेस की नजर से उनको देखना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स, हमें हक है डेमोक्रेसी में अपने अपने चश्मे से हर चीज को देखने का, लेकिन ऐसी बहुत सी अच्छी चीजें हमारे लीडर्स से जुड़ी हुई हैं जिसके बारे में आज की युवा पीढ़ी को मालूम होना ही चाहिए। और ऐसे ही एक लीडर हैं जिनके बारे में आज मैं आपसे कुछ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, और उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यस, सुन के बड़ा बोरिंग लग रहा होगा ना, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का टॉपिक आज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक खास वजह है दोस्तों। आज तारीख है 27 मई और दिन है बुधवार, और आज से ठीक 56 साल पहले 27 मई को ही, बुधवार को ही, इत्तेफाक से 1964 दोपहर को 2 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था। और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ एनिवर्सरी है। कितनी अजीब बात है, हम में से मैक्सिमम लोगों को याद तक नहीं है। भारत के, आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने 18 साल तक प्रधानमंत्री पद संभाला, हमें उनके बारे में बहुत लिमिटेड बातें ही पता है। हो सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर आपके मन में बहुत से अलग अलग विचार होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। हर किसी को अपने अपने विचार अपने अपने तरीके से रखने का, सोचने का पूरा पूरा हक है। लेकिन आज पंडित जवाहरलाल नेहरू से या उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई मैं 5 ऐसी खास बातें आपको बताऊंगा जिनका फर्क हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा पड़ा। उनके इस 5 कॉन्ट्रीब्यूशंस ने
भारत का इतिहास या यूं कहे तो भारत की तस्वीर बदल के रख दी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। नेहरू जी का सबसे पहला कंट्रीब्यूशन, भारत में आईआईटीज की स्थापना करना। यस, आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब भारत आजाद हुआ तो था क्या हमारे पास? एक गरीबी, भूखमरी, अवसाद, हर तरफ सांप्रदायिक दंगे, और ऐसी हालत में कॉलोनियल रूलर्स हमको छोड़कर चले गए थे। जितना हो सकता था उतना हमको लूट लिया था उन लोगों ने। ऐसी हालत में भारत की इस तस्वीर को बदलने के लिए केवल अच्छी सोच की जरूरत थी, और अच्छी सोच अच्छी शिक्षा से ही आती है। और इस शिक्षा का एक सबसे पहला, उच्च शिक्षा का सबसे पहला सपना देखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में आईआईटीज की स्थापना की गई। आप जानते हैं, हिजली नाम की एक जगह है जो कि खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है, जहां पर एक डिटेंशन कैंप हुआ करता था, यानी जेल हुआ करती थी। उस जेल में भारत के जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उन सबको ब्रिटिश सरकार जेल में बंद कर देती थी। जब देश को आजादी मिली तो यही जेल भारत का सबसे पहला आईआईटी कॉलेज बना। आज हम उसको आईआईटी खड़गपुर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके बाद वेस्ट बंगाल की सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रपोजल में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मांग की थी, उनके कैबिनेट से मांग की थी कि भारत में अलग अलग जगह आईआईटीज की स्थापना हो। नेहरू सरकार ने तुरंत प्रपोजल को मंजूरी दे दी और 1954 से लेकर 1964 के बीच में भारत में 5 बड़े बड़े आईआईटी कॉलेजेस की स्थापना की गई। आज भारत में कुल मिला के 23 आईआईटी कॉलेजेस है, जहां से हजारों की तादाद में ग्रेजुएट्स निकलते हैं। और आईआईटी इंजीनियर्स का लोहा आज इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। चाहे आप मिसाइल्स की बात कर लो, चाहे आप सैटेलाइट की बात कर लो, चाहे आप सुपर कंप्यूटर्स की बात कर लो, चाहे आप न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर लो, आईआईटी इंजीनियर्स ने अपना योगदान भारत के हर एक क्षेत्र में दिया है और भारत को उच्च स्तर पर पहुंचाया है। इनफैक्ट आपको यह सुनकर बहुत ताज्जुब होगा कि आईआईटीज की बिना पर देखते 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 आज भारत में टोटल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या तकरीबन 4000 हो गई है। और इन 4000 कॉलेजेस में से इस वक्त कम से कम 12 लाख इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। यस, किसी देश से निकलने वाले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में ये दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या है। इसका मतलब इंडिया प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट आपको एक बात और यहां पर बतानी जरूरी है। आपने कभी एम्स सुना है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एमबीबीएस के लिए एक शानदार कॉलेज। उसके बाद एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन आईआईएम्स, सबने सुना ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इन सबकी स्थापना भी जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने ही की थी। आज भारत में 20 आईआईएम्स हैं, 31 एनआईटीज हैं और कम से कम 15 एम्स के अस्पताल हैं। और इन सब का पूरा क्रेडिट, इस उच्च शिक्षा का क्रेडिट पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस सोच को जाता है, जिसने आज भारत की एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाई है। दूसरा कंट्रीब्यूशन, जवाहरलाल नेहरू एनर्जी सेक्टर में बहुत कुछ करना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ये मानते थे कि फ्यूचर उसी देश का होगा जो एनर्जी सेक्टर में आगे है, और ज्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो जो न्यूक्लियर पावर में आगे है। हो सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने सामने होते हुए देखा था, तो शायद उनको ऐसा लगता था कि न्यूक्लियर पावर ही आने वाले दिनों में देश की महाशक्ति का एक बहुत बड़ा सिंबल बनेगा। इसलिए वो हमेशा चाहते थे कि न्यूक्लियर पावर इक्विप किया जाए देश में। अब जवाहरलाल नेहरू काफी फ्यूचरिस्टिक थे, वो आगे की सोचते थे। उन्होंने उस जमाने के एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को इनवाइट किया। होमी जहांगीर भाभा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पास आउट थे और उनको बोला गया कि भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया जाए। उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई। 1954 में होमी जहांगीर भाभा ने अप्सरा रिएक्टर बनाया था और उसके बाद 1957 में भारत में सबसे पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाया गया। जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई 1966 में और उसके ठीक 13 दिन बाद जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की भी डेथ हुई, तब उनकी याद में इसी रिसर्च सेंटर का नाम
BARC, बार्क ऐसा रख दिया गया, जिसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आप जानते हैं एक इंटरनेशनल लीडर के नाम पर जवाहरलाल नेहरू की छवि बहुत बड़ी थी, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू न्यूक्लियर हथियार का डेवलपमेंट कभी नहीं चाहते थे, लेकिन होमी जहांगीर भाभा ने हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का एक विंडो ओपन रखा था, और यही नतीजा है कि उनके जाने के बावजूद 1970 से 80s के बीच में इंदिरा गांधी ने और बाद में 1998 में अटल बिहारी की सरकार ने सफल परमाणु परीक्षण किए और भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाया। भारत ऐसा कर पाया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उसकी नींव, उसका फाउंडेशन 30-40 साल पहले ही रख दिया था। ये जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आज दुनिया के उन चंद देशों में भारत का नाम आता है जो कि न्यूक्लियर पावर है, परमाणु शक्ति है। तीसरा, भाखरा नांगल डैम, हम उसको कैसे भूल सकते हैं, 1954। दोस्तों आप सब जानते हैं सतलज नदी के ऊपर बना हुआ ये भाखरा और नांगल डैम, असल में ये दो डैम है, लेकिन इन दोनों को अक्सर एक साथ नाम लिया जाता है, भाखरा और नांगल डैम। ये बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू के उस सपने के आधार पर जिसके बेसिस पर वो भारत में एग्रीकल्चर को मजबूती देना चाहते थे। दोस्तों हुआ ऐसा था कि आजादी के बाद भारत की ऑलमोस्ट 80% आबादी केवल कृषि के भरोसे ही चलती थी। अब समस्या ये थी कि कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता था और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जबरदस्त लॉसेस होते थे। ऐसे में सूखा पड़ने पर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए पानी का इंतजाम चाहिए था, अच्छा वाटर सप्लाई चाहिए था, और वही बाढ़ आने पर बाढ़ का पानी नियंत्रित करने के लिए भी इंतजाम चाहिए थे। और इसीलिए भारत में भाखरा नांगल डैम की स्थापना हुई। जब भाखरा नांगल बना उस समय ये दुनिया के सबसे बड़े ग्रेविटी डैम्स में से एक था सिंगल इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। इनफैक्ट भाखरा डैम जब बना तो वो एशिया में सबसे ज्यादा बिजली उत्पन्न करने वाला डैम बना, जहां से 1500 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती थी। अब इस डैम के बदौलत हिमाचल प्रदेश से लेकर तो पंजाब से लेकर तो हरियाणा, इनफैक्ट बाकी के अलग अलग राज्यों से होते हुए राजस्थान के बाड़मेर के सूखे इलाके तक पानी पहुंचने लगा। एक सोच ने किसानों की पूरी जिंदगी बदली, उनकी फसल बचाई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया, और देखते ही देखते उस पूरे बेल्ट में आज एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। आप सब जानते ही हैं पंजाब और हरियाणा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आज भी नंबर 1 है, क्योंकि भाखरा नांगल डैम का एक बहुत बड़ा सहयोग पानी के थ्रू उनको मिलता है। जवाहरलाल नेहरू का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ये तीसरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया हमेशा याद रखेगा। आज 70 साल बाद जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो भाखरा नांगल डैम की उस सोच से जो हमें अभी फायदा हो रहा है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इट्स अमेजिंग। चौथा, जवाहरलाल नेहरू का चौथा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के ऊपर था। ऐसा नहीं था कि जवाहरलाल नेहरू केवल इकोनॉमी और अर्थशास्त्र और केवल साइंस और टेक्नोलॉजी की ही बातें करते थे। जवाहरलाल नेहरू समाज के प्रति भी उतने ही सजग थे। आप जानते हैं भारत में पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था और भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ 26 जनवरी 1950 हम गणतंत्र हुए। 1951 की बात है, इलेक्शंस को अभी 1 साल थे। जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल लाया था, इंट्रोड्यूस किया था। ये हिंदू कोड बिल क्या है मैं आपको जरा समझा देता हूं। हिंदू कोड बिल एक ऐसा बिल था जिसके बेसिस पर ये आर्ग्यूमेंट किए गए थे कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार चली आ रही मान्यताओं को, रूढ़िवादी विचारों को, समाज की उस रूढ़िवादी सोच को बदलना चाहिए और समाज में स्त्री और पुरुष को समान विचार देना चाहिए। ये उनकी सोच थी। लेकिन जब भी आप धर्म के नाम पर कुछ करना चाहते हो तो स्वाभाविक सी बात है लोग उसमें अच्छी प्रतिक्रिया आमतौर पर नहीं देते हैं। वही हुआ, हिंदू कोड बिल का जबरदस्त विरोध हुआ और कांग्रेस के ही लीडर्स जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ खड़े हो गए। उस समय
बाबा साहेब आम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, केवल इन दोनों ने ही मिलकर हिंदू कोड बिल की पूरी पैरवी की थी, लेकिन बावजूद इसके उनको पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्यादा समर्थन हासिल नहीं था। इनफैक्ट समाज में भी हिंदू कोड बिल की बहुत बुराइयां हो रही थी। उस जमाने में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित हुआ करते थे जो जवाहरलाल नेहरू को चैलेंज कर रहे थे। कैन यू इमेजिन, भारत के सबसे पावरफुल लीडर जवाहरलाल नेहरू को चैलेंज कर रहे थे। उनका नाम था स्वामी करपात्री महाराज, और स्वामी करपात्री महाराज ने चुनौती दी थी कि शास्त्रों के खिलाफ बनाया गया नहीं है हिंदू कोड बिल, और इसीलिए इसको कोई मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। जब देश में बहुत ज्यादा विरोध होने लगा तो जवाहरलाल नेहरू ने इस बिल को पोस्टपोन कर दिया। उनका कहना था कि 1952 में जब इलेक्शंस होंगे, कांग्रेस मेजॉरिटी में आएगी, उसके बाद इस बिल को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। समय आगे बढ़ा। जवाहरलाल नेहरू ने 1952 का इलेक्शंस इलाहाबाद से लड़ा। इलाहाबाद के फूलपुर नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और उनका चुनाव का मुद्दा भी हिंदू कोड बिल था। कितनी मजे की बात है। और उस समय उन्होंने बोला था कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं हिंदू कोड बिल को दोबारा पार्लियामेंट में पेश करूंगा। इस बिल का विरोध होने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू अपनी इस बात पर अड़े रहे, और जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट उस समय चुनाव लड़ने वाला कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था, बल्कि एक सन्यासी था जिनका नाम था ब्रह्मदत्त, सॉरी आई शैल टेल यू द नेम, मैं एक मिनट, यस, उनका नाम था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। यस, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने उनके खिलाफ ये इलेक्शन लड़ा था। ऑब्वियसली प्रभुदत्त ब्रह्मचारी उस चुनाव में नहीं जीत पाए। जवाहरलाल नेहरू की भारी बहुमतों से, भारी वोटों से जीत हुई, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल वंस अगेन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस भी किया, और उसको 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके उसको पार्लियामेंट से पास किया। आप जानते हैं इस बिल में क्या प्रावधान थे? इस बिल में प्रावधान थे कि डिवोर्स को एक लीगल मान्यता दी जाएगी। यदि कोई स्त्री अपनी कास्ट से या अपने समाज से हटके किसी दूसरे कास्ट में, दूसरे वर्ण में, दूसरी जात में शादी करना चाहती है, स्त्री या पुरुष, तो उसको भी मान्यता मिलेगी। कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता हिंदू समाज में, और बेटियों को संपत्ति में पूरा पूरा अधिकार रहेगा। यहां तक कि गर्ल चाइल्ड अडॉप्शन को भी उसमें बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। आई मीन सोसाइटी के कुछ अच्छे रिफॉर्म्स उसमें थे जिसका विरोध हो रहा था उस समय। आज आप पीछे पलट कर देखिए जरा कि अगर वो हिंदू कोड बिल उस समय पास नहीं हुआ होता, या फिर ये सारी चीजें उस समय नहीं हुई होती, तो आज क्या सोसाइटी में औरतों का स्तर ऐसा होता जैसा आज है? मैं चाहूंगा कि कमेंट्स थ्रेड में एटलीस्ट गर्ल्स स्पेशली इसके बारे में जरूर अपने व्यूज, अपने कमेंट्स डालें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हिंदू कोड बिल दैट हैज बीन पास्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट ड्यूरिंग the tenure of Jawaharlal Nehru, during the period of Jawaharlal Nehru. ओके, आपको पता है उस समय एक और बात हुई थी हिंदू कोड बिल के ऊपर कि क्या केवल हिंदुओं के लिए ये बिल लाया गया है? ये बिल बाकी किसी धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है क्या? ये बिल मुसलमानों के लिए नहीं है, किसी और के लिए नहीं है? जब ये बहस छिड़ने लगी तो जवाहरलाल नेहरू ने फिर हिंदू कोड बिल को थोड़ा नॉर्मलाइज करके उसी का एक और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बनाया जिसका नाम था यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने ये बिल का नाम आज की तारीख में मॉडर्न इंडिया में जरूर सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 के तौर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया, और ये बोला गया कि इसको आज नहीं कल प्रैक्टिस किया जाएगा। आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आज भी मॉडर्न इंडिया में बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका मतलब ये है कि हर धर्म संप्रदाय के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए, राइट? ये जवाहरलाल नेहरू का चौथा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एंड कमिंग टू द लास्ट वन, फिफ्थ, जवाहरलाल नेहरू केवल इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली एक बहुत बड़े रिकॉग्नाइज्ड फिगर थे। जवाहरलाल नेहरू हमेशा अपनी इंटरनेशनल छवि को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न रहते थे। आपको पता है जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं। दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिकी ग्रुप था और दूसरी तरफ यूएसएसआर का ग्रुप था जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं, राइट?
जितने देश उस जमाने में आजाद हुए सबकी किस्मत पहले से ही लिख दी जाती थी, या तो आप यूएसए को ज्वाइन करेंगे या तो आप सोवियत संघ को ज्वाइन करेंगे। जवाहरलाल नेहरू इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था न तो मैं अमेरिका को ज्वाइन करूंगा न तो मैं सोवियत संघ को ज्वाइन करूंगा, हम अपना अलग ग्रुप बनाएंगे। और वहां से शुरुआत हुई दुनिया में एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ग्रुप की, जिसे आज हम नैम NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू इजिप्ट के प्रेसिडेंट और युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट, इन्होंने सबसे पहले इसकी पायनियरिंग की थी और उसके बेसिस पर नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया गया था। कुछ कंट्रीज के साथ बनाया गया ये ग्रुप, इसका मकसद ये था कि दुनिया में हथियारों की रेस ज्वाइन नहीं करनी है, युद्ध नहीं करने हैं, ये बड़े बड़े पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं करना है, हमें अपनी सोशल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है, पॉलिटिकल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है, आपस में ट्रेड रिलेशनशिप्स और बिजनेस बनाने हैं। कुछ देशों के साथ शुरू किया गया ये ग्रुप आज दुनिया में यूएनओ के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। क्या आप जानते हैं आज नैम में नॉन अलाइंड मूवमेंट में 120 कंट्रीज हैं और उस 120 कंट्रीज में दुनिया की 55% पॉपुलेशन बसती है। और नीलम संजीवा रेड्डी, गियानी जेल सिंह जैसे जाने माने लीडर्स नैम के प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन भी रह चुके हैं। यह जवाहरलाल नेहरू की एक सोच और एक अच्छी सोच का नतीजा था कि इंटरनेशनली आज भी दुनिया भारत को और जवाहरलाल नेहरू को मानती है और सम्मान देती है। दोस्तों, ये थे वो 5 कॉन्ट्रीब्यूशंस जो जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी से जुड़े हुए थे। आशा करता हूं कि आपको भी इसमें एक सकारात्मकता नजर आई होगी। देखिए, इस सीरीज का ये मतलब नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है और ना ही मैं ऐसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू इज माय फेवरेट लीडर, नॉट इन दैट वे। मैं ऑफ कोर्स सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अलग अलग बुराइयों के साथ, अलग अलग ऊंच नीच के साथ, अलग अलग अप्स एंड डाउन्स के साथ हर एक लीडर की जो अच्छी चीजें हैं वो ऑफ कोर्स सामने आनी चाहिए, ताकि आज की युवा पीढ़ी में विचारों का एक बैलेंस तैयार हो, ताकि हम केवल व्हाट्सएप के मैसेजेस पे डिसाइड ना करें कि कोई लीडर कैसा था और कोई कैसा नहीं था। राइट? उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बॉलीवुड के गानों पे अगर हम करोड़ों लाइक्स दे सकते हैं तो एजुकेशन वीडियो पे क्यों नहीं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द पेशेंस एंड वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। व्यक्ति विशेष में आगे फिर ऐसे ही किसी एक और पर्सनालिटी और उसकी कुछ अच्छी चीजों के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।